आज एक नया टॉपिक लेके देखें कि अपनी ये ट्रांसफार्मर, मतलब इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफार्मर की बहुत बड़ी भूमिका है। मतलब हर जगह, चाहे छोटे इंस्ट्रूमेंट हो चाहे बड़ी बड़ी लाइनें हो, सब में ट्रांसफार्मर का रोल बहुत ज़्यादा है। एक तरह से यूँ समझ लें कि ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रसारण करना, वितरण करना, उसमें बहुत बड़ा योगदान है ट्रांसफार्मर का। तो ट्रांसफार्मर वैसे बेसिकली ट्रांसफार्मर को ये अंग्रेजी में ट्रांसफार्मर, लेकिन शुद्ध हिंदी में कभी कभी परिणाम मित्र ऐसा शब्द भी काम में लिया जाता है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्थिर उपकरण है जो बिना फ्रीक्वेंसी बदले को अधिक वोल्टेज और कम करंट को अधिक करंट, उस आधार पर इसका उपयोग बहुत अधिक होता है। जैसे कहीं ट्रांसमिशन लाइन है तो आपको ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है, तब भी ट्रांसफार्मर का काम आता है। उसके बाद लो करके डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तब भी ट्रांसफार्मर का काम आता है। तो ट्रांसफार्मर, तो अपन देखें कि ट्रांसफार्मर में होता क्या है। कुल मिला के ये कि प्राइमरी में जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है वो सेकेंडरी को मिलना चाहिए। फ्लक्स परिवर्तन जैसे यहाँ हो रहा है, फ्लक्स परिवर्तन, तो इसमें जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी के आधार पर इसमें फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, तो वही का वही फ्लक्स परिवर्तन इसमें भी होगा, तो इसमें वोल्टेज उत्पन्न हो जाएंगे। अगर ये बीच में से हटा दो तो ये वोल्टेज उत्पन्न नहीं होंगे। इसका मतलब ट्रांसफार्मर के लिए चुंबकीय क्षेत्र एक बंद पाथ होना चाहिए, परिपथ इसका बंद होना चाहिए। जैसे मैग्नेटिक फील्ड, प्राइमरी से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो सेकेंडरी में हो करके और फिर वापस जाए, तो ये चक्र पूरा होना चाहिए, ये मैग्नेटिक पाथ इसका बनना चाहिए। ये होता है आपका लेमिनेटेड कोर से। प्राइमरी जिसमें आप सप्लाई देते हैं, जहाँ से सप्लाई जोड़ी जाती है, इसे अपन प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। प्राइमरी वो होती है जहाँ सप्लाई दी जाती है और जहाँ से आपको आउटपुट मिलती है वो आपके हो गए सेकेंडरी। जहाँ से आपको आउटपुट मिलती है प्राइमरी है। अगर मान लो हम सप्लाई इस साइड से देवें तो ये आपकी प्राइमरी कहलाएगी, ये सेकेंडरी कहलाएगी। कॉइल में परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि प्राइमरी है तो छोटी कोइल है उसको प्राइमरी कहेंगे, बड़ी कोइल है या ज़्यादा टर्न वाली उसको सेकेंडरी कहेंगे, ऐसा नहीं है। जहाँ पर आप सप्लाई देते हैं वो आपकी प्राइमरी है, जहाँ सप्लाई आउटपुट ले रहे हैं वो सेकेंडरी। अगर मान लो यहाँ पर ये प्राइमरी, मैंने यहाँ पर जो चित्र बनाए उसमें इसमें थोड़े कम टर्न बनाए, इसमें थोड़े ज़्यादा टर्न बनाए, एक में कम टर्न बनाए, एक में ज़्यादा टर्न बनाए, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि दोनों के टर्न में अंतर है। एक वाइंडिंग कम टर्न की, एक वाइंडिंग ज़्यादा टर्न की है। ट्रांसफार्मर में होता है ऐसा, एक कम का होता है, एक ज़्यादा का होता है। अब आप जहाँ सप्लाई देते हो, अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है, ठीक है। एक तरफ कम टर्न है, एक तरफ ज़्यादा टर्न है। अगर आप कम टर्न वाली में सप्लाई दे रहे हो और ज़्यादा टर्न से आप आउटपुट ले रहे हो, इसका मतलब ये स्टेप अप हो गया। मतलब जो वोल्टेज है जो दिए जा रहे हैं उससे अधिक वोल्टेज आपको आउटपुट मिल जाएगा, ये आपका स्टेप अप हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा साइड से यहाँ पर सप्लाई दो, इसको आप इनपुट कर दो, इसको आउटपुट कर दो, तो नाम चेंज हो जाएंगे। बोलने का नाम जैसे है, ये सेकेंडरी बोल रहे थे लेकिन अब आप इसको प्राइमरी बोल देंगे। अगर मैं इसमें नाम चेंज कर देता हूँ, सप्लाई यहाँ से देना शुरू करता हूँ, या आउटपुट की बजाय इसको इनपुट कर देते हैं, इसको मैंने इनपुट कर दिया, तो इसका नाम सेकेंडरी के बजाय हो गया आपका प्राइमरी, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका प्राइमरी की जगह सेकेंडरी। और यहाँ से सप्लाई जो आ रही है वो इसमें, तो ये ज़्यादा वोल्टेज, ज़्यादा वाइंडिंग साइड में अगर आप सप्लाई देते हैं और कम वाइंडिंग साइड से सप्लाई लेते हैं तो ये आपका स्टेप डाउन हो जाएगा। ज़्यादा वाइंडिंग है तो उसको अपन HT कहते हैं, हाई टेंशन वाइंडिंग, HT वाइंडिंग, हाई टेंशन। और जो कम वोल्टेज वाली साइड है या कम टर्न वाली है वो LT, लो टेंशन, कम टर्न वाली साइड। तो जब ये ज़्यादा टर्न से कम टर्न होते हैं तो ये होता है स्टेप डाउन। पहले वाला था वो स्टेप अप था, और ये हो गया आपका स्टेप डाउन, मतलब कम वोल्टेज देने वाला, ठीक है। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन ये दो प्रकार हो गए। अब तो कोर का काम ही यही है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग तक पहुंचाना, एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग तक पहुंचाना, ये कोर का काम है।
अगर कोर अच्छी क्वालिटी की है तो आपका ट्रांसफार्मर की आउटपुट अच्छी मिलेगी। अगर कोर की क्वालिटी ख़राब हो गई तो ट्रांसफार्मर की आउटपुट मतलब पूरी फ्लक्स है वो दूसरी कॉइल में ट्रांसफ़र हो नहीं पाएगी, तो आपको वोल्टेज पूरे मिलेंगे नहीं। तो इसमें कोर जो है वो अच्छी क्वालिटी की हो उसके लिए क्या है कि 3% उसमें सिलिकॉन और 97% लोहा होना चाहिए, तो इससे इसकी क्वालिटी अच्छी आती है। दूसरा कि उसकी जो टाइप है बनावट उस टाइप से की जाती है जैसे एल और एल टाइप की कोर, जिसमें एल टाइप की कोर में एक पार्ट ये है दूसरा पार्ट ये, एक दूसरे को इस टाइप से जमाया जाता है। अब इसमें जमाने का तरीका ये होता है कि आपने जो कोर एल टाइप की ले ली, एल टाइप की ले ली तो एक पार्ट जैसी कोर है जॉइंट इस टाइप की कोरें होती हैं जो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, और इसमें ये कोर के ऊपर ये लेमिनेशन होता है और दोनों तरफ से ये वार्निश किया हुआ है ताकि इसमें एडी करंट लॉस कम हो जाए। और हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए इसमें 3% सिलिकॉन और 97% आयरन मिला करके ना कोर बनाई जाती है। अब जब कोर को फिट करना होता है तो एक कोर जैसे ये एफ टाइप की है, इस टाइप की ये कोर है, दूसरी कोर इसके ऊपर फिट करनी हो तो हम इसके ऊपर ऐसे रखते हैं और ऐसे रख करके ये एक दूसरे का लॉकिंग हो जाता है। जैसे ये कोर आपने ऐसे रख दी है तो ये कोर ऐसे फिट हो जाएगी, तो दूसरी जो कोर होगी इसके ऊपर जो दूसरी कोर रखी जाएगी, तो दूसरी कोर अपन रखते हैं वो उसमें ऐसे न रख करके इसको ऐसे रखेंगे ताकि ये कोर दूसरी कोर के ऊपर ऐसे प्रेस फिट हो जाए। जैसे इसका जॉइंट यहाँ पर है तो दूसरी कोर जैसे ही आप इसमें भरेंगे बॉबिन पे वाइंडिंग करने के बाद जो कोर इसमें फिट की जाएगी तो दूसरी कोर जैसे ये जॉइंट यहाँ है तो इसका जो जॉइंट है वो दूसरी साइड में आना चाहिए, ये यहाँ पर आना चाहिए ऐसे। तो इसका जो जॉइंट है वो यहाँ आ रहा है तो इसको ऐसे एक दूसरे के ऊपर ये प्रेस होकर के और दबी हुई रहेगी। ठीक इसके ऊपर अगर तीसरी कोर आपको फिट करनी है तो तीसरी कोर का जॉइंट भी आप चेंज करेंगे। जैसे इसका जॉइंट यहाँ आ रहा था तो अगला जो कोर होगी वो आपकी इस टाइप से रखी जाएगी जो इसका उल्टा होगा यहाँ से ऐसे, और नेक्स्ट जो कोर होगी वो जिसका जॉइंट इसके ऊपर ऐसे ऐसे रखा जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। जैसे ये कोर एक दूसरे के ऊपर दबी हुई रहे और जॉइंट एक जैसे नहीं आए, एक दूसरे के ऊपर अलग अलग जॉइंट, एक में इस दिशा में दूसरे में इस दिशा में आना चाहिए। थप्पी कोर की जमाई जाती है। ठीक है, समझ गए आप अच्छी तरह। तो कोर को फिट करने का तरीका इस टाइप से होता है। एक बार ई टाइप की कोर इधर रखी है जिसमें आई टाइप वाला भाग खाली रखा है, तो दूसरी जो कोर इसके ऊपर रखेंगे, दूसरी पत्ती रखेंगे, कोर लेमिनेशन कोर जो है वो उसमें ई टाइप वाला भाग इधर रख करके आई वाला भाग इधर रखना है। तो बारी बारी से एक कोर इधर, एक कोर इधर, एक कोर इधर, एक कोर इधर ऐसे करते हुए पूरा एक जितना आपको एरिया चाहिए उतना फ्लक्स का जो एरिया वो मोटाई इसके आधार पर आप कोर को फिट करते हैं। अब आती है बनावट के आधार पर वैरायटी क्या क्या होती है, ट्रांसफार्मर के भाग क्या क्या हैं। जैसे ट्रांसफार्मर कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर 3 भाग होते हैं। वैसे तो ये कोर टाइप है, शेल टाइप है। ये कोर एक तरफ आपकी प्राइमरी वाइंडिंग। अब मैं प्राइमरी वाइंडिंग वो बना रहा हूँ अगर आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है। अभी स्टेप डाउन बनाएं कि स्टेप अप बनाएं, कौन सा बनाते हैं, जैसा भी बनाना हो। अभी स्टेप डाउन बनाएंगे तो प्राइमरी में टर्न ज़्यादा होंगे और सेकेंडरी में टर्न कम होंगे। ठीक है, तो अपन स्टेप डाउन के हिसाब से डिज़ाइन करता हूँ। मैं जो चित्र जो बना रहा हूँ वो स्टेप डाउन के हिसाब से बना रहा हूँ। तो जो ट्रांसफार्मर एसी पे ही काम करता है। एक बात ये हमेशा ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर जो है हमेशा एसी पे काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता है। कारण ये है कि जब हम एक वाइंडिंग में सप्लाई दे रहे हैं दूसरे में उसे कनेक्शन दे ही नहीं रहे हैं तो ये दूसरे में वोल्टेज कैसे डेवलप होंगे। जैसे ही हम यहाँ सप्लाई देते हैं, यहाँ ऐसी सप्लाई दी तो ये एक आधी साइकिल में जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स प्लस में बनता है तो उसके आधार पर इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा मैक्सिमम तक, 0 से मैक्सिमम तक, फिर वापस नेगेटिव में 0 से मैक्सिमम तक बनता है। तो इस आधार पर वो 0 से मैक्सिमम और रिवर्स डायरेक्शन में तो फ्लक्स एक प्लस में माइनस में प्लस में माइनस में ऐसे चलता रहेगा तो भी जा करके इस वाइंडिंग में वोल्टेज डेवलप होंगे। तो किसी में भी वोल्टेज डेवलप करने के लिए आपको फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो सिद्धांत है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो वोल्टेज पैदा होंगे। जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा ही नहीं तो वोल्टेज पैदा कैसे होंगे। इसलिए डीसी में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता ही नहीं है।
तो वोल्टेज पैदा होंगे ही नहीं। एसी के अंदर ट्रांसफार्मर एसी पे काम क्यों करता है? क्योंकि उसमें फ्लक्स में परिवर्तन होता है अपने आप। एसी होती इस टाइप की है, माना कि ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर जैसे है, तो प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि एक ही फील्ड के ऊपर इसके हम 2 टुकड़े कर देते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग के 2 टुकड़े कर देते हैं, सेकेंडरी के भी 2 टुकड़े कर देंगे, ठीक है। अब प्राइमरी वाइंडिंग के 2 टुकड़े करके हम प्रैक्टिकली किस टाइप से होता है, अगर मान लो एक ट्रांसफार्मर हमने खोल दिया, खोलने के बाद देखा कि थ्योरी में तो ऐसा सीखा है कि एक भुजा, इसको अपन भुजा कहते हैं, एक भुजा है ये वाली, ये इसको एक भुजा कहते हैं। ट्रांसफार्मर कोर में जो एक जहाँ पर वाइंडिंग की जाती है उसको लिम्ब मतलब भुजा, एक भुजा पर प्राइमरी, दूसरी भुजा पर सेकेंडरी। तो यहाँ पर जो एक भुजा के ऊपर प्राइमरी, दूसरी भुजा को सेकेंडरी ना करके इसके प्राइमरी के भी 2 टुकड़े करके दोनों भुजाओं के ऊपर, ताकि अधिक से अधिक फ्लक्स एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग को मिल सके। इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर आधा भाग प्राइमरी का कर देते हैं, यहाँ आधी कोइल हमने यहाँ पर कर दी है और आधी कोइल हमने यहाँ पर कर दी है, और इन दोनों की कोइलों को एंड और स्टार्ट ऐसे जोड़ दिया ताकि इसकी जो फ्लक्स है वो उसका डायरेक्शन एक जैसा रहे। ये ध्यान रखना कि इसका एंड इसके स्टार्ट से जोड़ दिया हमने, और यहाँ पर ये प्राइमरी का लीड वायर निकाल दिया, ये प्राइमरी निकाल दिया, ये हो गया आपका प्रैक्टिकली, और ये था आपका थ्योरेटिकली। तो प्रैक्टिकली तो ऐसा होता है, थ्योरेटिकली ऐसा होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल अगर मान लो कोई ट्रांसफार्मर खोले, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, तो फिर वो कॉइल के वाइंडिंग आप देखेंगे तो फिर तो पढ़ाया इस टाइप से और होता है इस टाइप से, तो आप इसमें देख लेंगे कि होता इस टाइप का है प्रैक्टिकली, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम फ्लक्स उसको इंटरलिंक करे। इसके लिए वाइंडिंग के अपने 2 पार्ट बना करके आधा हिस्सा इस भुजा पर, आधा हिस्सा दूसरी भुजा पर। अब इसी के ऊपर आपको सेकेंडरी वाइंडिंग, इसके भी 2 टुकड़े कर देते हैं। मान लो कि इसमें 4 टर्न थे, ये 4 टर्न होंगे मान लो, तो हमने ये 2 टर्न तो यहाँ लगा दिए और 2 टर्न यहाँ लगा दिए, ये आपके सेकेंडरी। इनको भी जोड़ने का तरीका भाई, एंड और स्टार्ट इसका जोड़ देंगे इस भुजा से इस भुजा को, ई और आई। तो इसमें बीच की जो भुजा है वो आपकी थोड़ी चौड़ी होगी, मोटी होगी, चौड़ी होगी। चौड़ी होने के कारण क्या है कि इसमें आपका एक फर्मा जो लगाया जाएगा, फर्मे के ऊपर आपको वाइंडिंग प्राइमरी भी इसी के ऊपर और सेकेंडरी भी इसके ऊपर रखी जाती है। अब इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों एक ही भुजा के ऊपर, मोटे तार की वाइंडिंग इसके अंदर की जाएगी। तो पहले हम इसमें मोटे तार की वाइंडिंग इसमें कर देते हैं। ये मोटे तार की वाइंडिंग करके हमने 2 तार इसके निकाल लिए, ऐसे हमने ये मोटे तार की वाइंडिंग करके 2 तार इसमें से निकाल ली। फिर इसके ऊपर सेकेंडरी भी इसी के ऊपर आएगी, तो इसी के ऊपर ऐसे करके आप इसी के ऊपर टर्न, बीच में एक इंसुलेशन पेपर ज़रूर होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में इंसुलेशन चाहिए, तो ऐसे करके आप सेकेंडरी के तार भी हम यहाँ बाहर निकाल देंगे। जब इसमें बीच की भुजा, ये बीच की भुजा हो गई, अगर बीच की भुजा के ऊपर आपने वाइंडिंग कर रखी है और उसी से प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ले रखी है, तो वो ट्रांसफार्मर आपका शेल टाइप कहलाएगा। और कोर टाइप में दोनों अलग अलग भुजाएं हैं, तो कोर टाइप और शेल टाइप समझ गए। ट्रांसफार्मर एक होता है बेरी टाइप, बहुत कम काम में आता है, इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करें उसमें, एक से अधिक। तो बेरी टाइप तो बहुत कम काम में लेते हैं। मेन तो ये 2 प्रकार के काम में आते हैं, कोर टाइप और शेल टाइप। आ जाए तो 1000, 2000, 5000 यूँ लिखना पड़ेगा, उसकी जगह वो के काम में ले लेंगे। के लिख दिया, इसका मतलब 1000 समझ जाना है आपको। तो अगर मान लो KVA लिख दिया मैंने, KVA ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA में, तो KVA का मतलब क्या हो गया, 1000 VA। 1000 वोल्ट को हमने किलो लिख दिया। 1000 वोल्ट जो होंगे, 1000 वोल्ट 1000 वोल्ट और 1 एम्पियर होगा, तो वो 1 KVA का ट्रांसफार्मर कहलाएगा। और अब जैसे मान लो ट्रांसफार्मर को हॉर्स पावर में क्यों नहीं लेते, जैसे मोटर को हॉर्स पावर में लेते थे। अब अगर मान लो मन में ऐसा शंका है, तो फिर इसका समाधान भी ये है कि ट्रांसफार्मर आप कहाँ लगा रहे हो, उसका पावर फैक्टर, जो लगने वाला जो भार है उसका पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है। तब आप अगर पावर फैक्टर आपको मालूम है कि आपको उसमें मोटर लगनी है, तो 0.5 पावर फैक्टर मान लो है या 0.4 पावर फैक्टर है, तो फिर आप उसके हॉर्स पावर बना सकते हो। लेकिन अपने को
ट्रांसफार्मर के साथ क्या जोड़ना है ये अपने को मालूम ही नहीं है कि रजिस्टिव लोड, मान लो हेलोजन लोड लग रही है आपकी या रजिस्टिव लोड ही है, तो फिर वो ट्रांसफार्मर में जो पावर फैक्टर आपका 1 आएगा, रजिस्टिव लोड है तो इसलिए उसका केवीए वही का वही रह जाएगा। तो सबसे बढ़िया अपने कॉस फाई अपन अलग कर दो, इसको कॉस फाई इसमें से हटा लो, तो वो वोल्ट एम्पियर ही मान लो, क्योंकि मोटर के अंदर हॉर्स पावर इसलिए था क्योंकि उसके अंदर आपका पावर फैक्टर फिक्स था, इसलिए मोटर के हमने हॉर्स पावर लिख दिए। अब ट्रांसफार्मर को हमने हॉर्स पावर में कैलकुलेशन नहीं किया कि इतने एचपी का ट्रांसफार्मर, ये नहीं कहा जाएगा, इतने केवीए का, केवीए वीए वो को क्यों होता है केवीए वीए, क्योंकि उसमें कॉस फाई का आपको इसमें जिक्र होता ही नहीं है, कॉस फाई आपको आइडेंटिफाई है ही नहीं। तो ट्रांसफार्मर में एक तो तब इसमें केवीए, फिर इससे भी बड़ी इकाई होती है एमवीए, मेगा वोल्ट एम्पियर, एमवीए, ये आपके 1 लाख हो गया, मेगा मतलब 10 टू पावर 6 हो जाएगा, तो ये एमवीए हो जाएगा। अगर मान लो कोई ट्रांसफार्मर 400 वोल्ट है और 12.5 एम्पियर करंट जा रही है, तो ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया 5 केवीए का, ठीक है, वोल्टेज और करंट। अब आपके दिमाग में ये बात भी आनी चाहिए, दूसरी तरफ मान लो कि 12 वोल्ट है, माना कि ऐसा है, तो फिर 12 वोल्ट में एम्पियर इतने ही आएंगे, ये नहीं है, माना कि ये रेटिंग है आपकी, तो इस साइड में जो वायर का जो आप सिलेक्शन करेंगे, जहां पर प्राइमरी साइड है वोल्टेज का, तो वो 12.5 के हिसाब से करेंगे, और जो दूसरी साइड है 5 केवीए, ये तो पूरे ट्रांसफार्मर का केवीए हो गया, पूरे ट्रांसफार्मर का केवीए हो गया। अब आपको अगर मान लो एलटी साइड मतलब कम वोल्टेज वाली साइड है, तो उसमें भी यही करेंगे, 5 केवीए का 5000 से गुणा कर दिया और वोल्टेज कितने आ रहे हैं 12, तो जैसे यहाँ 12 एम्पियर जा रहा है, तो यहाँ पर 400 एम्पियर मिलेगा आपको, 416.66 एम्पियर, जैसे आपने कैलकुलेशन कर लिया। तो इस प्रकार से आपकी एलटी साइड में अब क्या हो गया, एम्पियर बहुत ज़्यादा हो गए। तो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर यही तो होता है, वेल्डिंग के लिए जब ट्रांसफार्मर होता है उसमें लो वोल्टेज करते हैं तो अपने को एम्पियर ज़्यादा मिलता है, एम्पियर ज़्यादा मिलेगा तो वो लोहा पिघल करके चिपक जाता है। तो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में ऐसे ही स्टेप डाउन कर दिया, एम्पियर आपको ज़्यादा मिल गई तो लोहा सारा पिघल गया और आपका वेल्डिंग ट्रांसफार्मर बन गया। तो यहाँ हमें देखा कि एक 5 केवी का ट्रांसफार्मर था, 400 वोल्ट साइड थी, यहाँ पर करंट कितनी जा रही थी 12.5 एम्पियर। तो जैसे ही हमने लो वोल्टेज कर दिए, वोल्टेज हमने 400 से 12 कर दिए, तो एम्पियर हमारा बढ़ गया, एम्पियर हमारे बहुत ज़्यादा हो गए। तो ये इस प्रकार से जब आपको एम्पियर ज़्यादा चाहिए तो आपको लो वोल्टेज कर लो तो आपको एम्पियर ज़्यादा मिल जाएंगे, ज़्यादा वोल्टेज करते ही एम्पियर कम हो गया। अब यही फार्मूला काम में लेते हैं अपन, बहुत सारे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में बिजली जैसे पैदा हो रही है उसको दूर पहुंचाना है तो हाई वोल्टेज करके ना फिर दूर पहुंचाते हैं, जब से हाई वोल्टेज कर दिए तो एम्पियर कम हो गए। जब एम्पियर कम होंगे तो तार की साइज़ भी पतली हो जाती है। आपने जैसे देखा होगा कि 440 वोल्ट की जो ट्रांसफार्मर में 440 वोल्ट साइड में तार बहुत मोटा होगा और वही 11000 वोल्ट की साइड है उसमें तार पतला होगा, तो फ्यूज़ भी उसका पतला होगा। तो एलटी साइड है तो वहाँ फ्यूज़ मोटा लगाना पड़ेगा। तो यही कारण है कि जैसे आपके वोल्टेज आपने कम कर दिए एम्पियर ज़्यादा हो जाएंगे और वोल्टेज आपने बढ़ा दिए एम्पियर कम हो जाएंगे। जब एम्पियर कम हो जाएंगे तो तार पतला हो जाएगा, तार पतला हो जाएगा तो आसानी से दूरी तक ले जा सकते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर का मेन जो काम है आपका यही है कि कम वोल्टेज को ज़्यादा करके दूरी तक पहुंचाना है और वहां जा करके उसको डाउन करके और घरों में वितरण करना है। तो ये एम्पियर अगर ज़्यादा देने हैं तो फिर डाउन करके ज़्यादा एम्पियर ले लो।